अभी बहुत अच्छा पहल मेरा चला है। एजुकेशन चालू होगा, शिक्षा चालू होगी तो हम लोग हर एक पंचायत में सर्व शिक्षा केंद्र 3-3, 4-4 हर एक पंचायत में खोलें। कोई नेता सिर्फ वोट लेने आता है, उनको बताता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से उनके एक एक योजनाओं को, उनके हर एक हकों के लिए बता के उनको जागरूक करते हैं। हमारे क्षेत्र का ले लीजिए, वहाँ से विधायक रहे हैं चंद्रिका बाबू जी, और वो जीतते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद ही क्षेत्र में दिखाई देते हैं। हमारा निर्णय निर्दलीय लड़ने का इसलिए है कि हम लोग मजदूर के लिए काम करते हैं। जब राजनीतिक पार्टी समाजवाद को छोड़ करके सामंतवाद, परिवारवाद, इन सारी चीज़ों में फंसती है तो लोग जो होते हैं उनको जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो युवा वर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे में हमने पिछला जो इतिहास देखा है, किस तरह से जो पूर्व समय में जेपी का आंदोलन हुआ था, युवा राजनीति की जो है एक नई शुरुआत हुई थी, युवा राजनीति का जो एक किरण है वो स्पंदित हुआ था। ऐसे में अभी हमारे साथ परसा विधानसभा क्षेत्र के एक युवा समाज सेवी हैं, एक युवा हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इनमें एक खास बात है, सबसे पहले हम इनकी खास बात से ही शुरुआत करेंगे, बाद में इनका नाम जानेंगे। इनका जो खास बात ये है कि वो अपने क्षेत्र से अगर इन्हें किसी पार्टी से टिकट भी मिलता है, बिहार के किसी भी राजनीतिक दल से, तो ये जो हैं ये टिकट जो है ठुकरा देंगे और निर्दलीय ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो स्टूडियो में हमारे साथ अभी विपिन कुमार सिंह जी मौजूद हैं जो परसा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। ये हमें सबसे पहला जो सवाल है हम आपसे ये करेंगे, जो आपने एक बड़ा फैसला लिया है, किसी भी राजनीतिक दल से जो है आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब भी लड़ेंगे निर्दलीय ही लड़ेंगे। ऐसा फैसला क्यों सर? सबसे पहले आपके चैनल को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप अपने चैनल पे हमें बुलाए और कुछ कहने का मौका दिए। हम वैसे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से हैं और उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष के पदों पे हैं। हमारा निर्णय निर्दलीय लड़ने का इसलिए है कि हम लोग मजदूर के लिए काम करते हैं और मजदूर के हितों में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। और अन्य पार्टियां, अन्य नेतागण जो भी हैं ऊपर जीत तो जाते हैं, लेकिन क्षेत्र में विकास करने नहीं आते हैं। हमारे क्षेत्र का ले लीजिए, वहाँ से विधायक रहे हैं चंद्रिका बाबू जी, और वो जीतते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद ही क्षेत्र में दिखाई देते हैं। वहाँ ना कोई विकास करते हैं, ना कोई काम करते हैं, बस चुनाव जब आता है उस समय वो दिखने लगते हैं क्षेत्र में। आपके क्षेत्र से तो सर मुख्यमंत्री भी रहे हैं, चंद्रिका राय की बात करें तो उनके पिताजी दारोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री तक रहे हैं। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, ये बातें थोड़ा हजम नहीं हो रही है सर। देखिए, आप जब हमारे क्षेत्र में जाइएगा तो दारोगा राय जी के गांव में आज सड़क की व्यवस्था नहीं है, उनके द्वार के सामने ठेहुना भर कीचड़ लगा रहता है। उस गांव की ये स्थिति है। तो अगर विकास वो किए रहते तो जाहिर सी बात है कि उनके गांव में ही उनका विकास दिखता जी, लेकिन उनके गांव में ही विकास नहीं है तो कैसे हम कह दें कि वो विकास किए हैं। ठीक है, ये सारी बातों तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए काम करने वाले लोग हैं, तो सीपीआई और माले इस तरह का जो जैसे वामपंथी दल होते हैं अक्सर इस बात का दावा करते हैं कि हम मजदूरों के लिए काम करते हैं, हम गरीबों शोषितों की आवाज़ बनते हैं। लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी है बिहार में, अगर उनकी बात करें तो आरजेडी भी लगातार ये बात पर दावा करती है कि हम जो है गरीबों के लिए काम करते हैं, उनकी आवाज़ बन के उभरते हैं, हम गरीबों के मसीह हैं। क्या लगता है आपको, फिर आपका इन दलों से जो है सीपीआई की बात करें, वामपंथी दलों की बात करें या फिर राजद की बात करें, तो ऐसे दलों से आपका फिर क्यों मोह भंग हो रहा है? देखिए, लोग कहने के लिए कहते हैं, उनके कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करते हैं। और मेरा देख लीजिए, पूरे बिहार में हम अपना कार्यक्रम लगाते रहते हैं और मजदूरों के हकों के लिए उनको जागरूक करते हैं कि आपके लिए क्या है, नहीं है। सारी योजनाओं को हम लोग दिलाने में उनकी मदद करते हैं। मेरा हर एक सप्ताह में 3 दिन 4 दिन अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम लगते रहता है। कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें होती है सर, किस तरह से आप उनकी मदद करते हैं? कार्यक्रम में जैसे कि सरकार की योजना है, उन लोगों को पता नहीं है कि कैसे हम लें। आज मजदूर है, मजदूर कई बिहार सरकार 84
कैटेगरी में मजदूर को बांटी है जी। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम किस कैटेगरी में हैं, और सरकार के यहाँ बहुत सारा मजदूर है कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको कहाँ से बेनिफिट मिलेगा। जी। तो कोई नेता सिर्फ वोट लेने आता है, उनको बताता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से उनके एक एक योजनाओं को, उनके हर एक हकों के लिए बता के उनको जागरूक करते हैं। जैसे आप अभी एक बड़ी बात कह रहे थे कि सरकार ने मजदूरों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो है बांटा गया है, 84 के आसपास आप संख्या कह रहे थे, इतनी कैटेगरी है। इसमें ये तो सरकार ने पहले से बांट रखा है, तो जो मतलब सरकार को काम करनी चाहिए, जो सरकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचानी चाहिए, सरकार उसमें अक्षम होती है तो आप वो करते हैं। लेकिन हमें ये बताइए, जब आप इन सारी चीज़ों से जूझते हैं, मजदूरों के बीच हमेशा रहते हैं, तो कहाँ कहाँ लगता है कि सरकारी योजनाएं जो है वो असमर्थ हो जाती है ऐसे लोगों की, मजदूरों की जो है हेल्प करने में? देखिए, सरकार का जो भी योजना है नीचे स्तर पर पहुंचबे नहीं करता है। आप गंगा इस पर चल जाइए, किसी को लेबर कार्ड के विषय में पते नहीं है कि लेबर कार्ड क्या होता है। सब लोग सिर्फ जॉब कार्ड जो मनरेगा वाले मुखिया जी खुलवाते हैं, जो अपना पैसा चुराने के लिए, वही सब लोग जानता है, लेकिन लेबर कार्ड के विषय में जानता नहीं है। तो सरकार का ये सब फेल्योर है। प्लान जब पते नहीं है, उसका नेता बतेबे नहीं करता है, उसका कोई भी पदाधिकारी बतेबे नहीं करता है, तो फिर वैसे प्लान का क्या मतलब। तो उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ले जाते हैं और उनका काम करवाते हैं। आप नया क्या लेकर के आएंगे? देखिए, हम सबसे पहले आप सरकार की ही चीज़ों के ले लीजिए। परसा विधानसभा क्षेत्र की सरकार कह रही है कि हम घर घर तक शौचालय बनवा दिए हैं जी, घर घर तक, लेकिन आज सर्वे करवाइएगा आप तो कहीं आपको शौचालय दिखेगा नहीं। आज रोड का जो स्थिति हुआ है, देख के 72 जो भी रोड हैं उस पर महिलाएं पुरुष मतलब निकसार के लिए रोड पर ही जाते हैं। तो इनका कहाँ विकास गया। परसा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ है। अगर जांच करवा दिया जाए तो सब अधिकारीगण, विधायकगण, मुखियागण सब लोग जेल में होंगे, क्योंकि वो लोग काम ही नहीं करा है, कागज़ पे पैसा उठाया है, कहीं शौचालय है ही नहीं। जैसे आप इतने दिनों से अगर बात कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो लोगों का तो जन समर्थन तो मिलता ही होगा। एकदम बहुत मिलता है। हम अपने एक विदा फाउंडेशन के माध्यम से महिलाओं को रोज़गार मुहैया कराते हैं और युवाओं को भी रोज़गार मुहैया कराते हैं। हम लोग काम करने के लिए आए हैं, हम लोग काम किए हैं, इसके बदौलत पूरे जनता का हमारे साथ समर्थन है कि आप आइए, निर्दलीय आइए, हम लोग आपको एकदम भरपूर मतों से वहाँ से जिताएंगे। इसलिए हम लोग पार्टी को ठुकरा दिए हैं और अपने काम के बदौलत, जो काम किए हैं उसी के बदौलत लोगों के बीच जाते हैं और अपना बात रखते हैं, और लोग हमें बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए, एक हम सीधे तौर पे एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके, राजनीति को छोड़ करके। मैं एक शिक्षित बेरोजगार इंसान हूँ, 10 साल 10वीं पास हूँ, शिक्षित हूँ, 10वीं तक मैंने पढ़ाई की है और मैं सक्षम हूँ सारी काम करने में, अगर बात करें शारीरिक रूप से। तो हमारे लिए आपके पास क्या योजनाएँ हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो एक मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए जी। आत्मनिर्भर वो तो कह देते हैं जी, लेकिन उनका कोनो प्लान नहीं है कि हम लोग आत्मनिर्भर बन सके। तो बनना तो हम ही लोग को है। वो तो कहते हैं मतलब आप पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा बेचने से तो होगा नहीं, लेकिन हम लोग अपना विदा फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग युवाओं को एक अभी बहुत अच्छा पहल मेरा चला है, एजुकेशन चालू होगा, शिक्षा चालू होगी, तो हम लोग हर एक पंचायत में सर्व शिक्षा केंद्र 3-3, 4-4 हर एक पंचायत में खोलेंगे विदा फाउंडेशन के माध्यम से। सरकार ने भी तो ये पहल की थी, स्किल इंडिया लागू की थी। आपके भी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे स्किल इंडिया के सेंटर चल रहे होंगे, प्रधानमंत्री का चाहे स्किल इंडिया हो, PMKVY हो, या फिर अगर बात करें बिहार सरकार की जो है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, उसके अंदर भी गत तो बहुत सारे केंद्र खोले गए होंगे। देखिए, केंद्र खुला लेकिन चला नहीं। PMKVY में हम खुद उसके भुक्तभोगी हैं। 6-6 महीना, साल भर रूम किराया दे के 10-10 हज़ार रुपया सब पर मंथ मेरा 10,000 रुपये रूम किराया जाता था, लेकिन योजना नीचे उतरबे नहीं किया, कामे नहीं हुआ। मेरा सेंटर भी पास हो गया लेकिन चला नहीं, ऊपरे से फंसा दिया लोग। सरकार तो कह रही थी कि उसके अंतर्गत जो है लोगों को शिक्षित करके, स्किल्ड करके रोजगार बहुत सारी दी जाएगी, तो वहाँ तो कहाँ किसको मिला है? आप भी तो बोल रहे हैं कि हम मैट्रिक पास हैं, हमको कोई रोज़गार नहीं मिला।
तो कहाँ मिल गया? हम भी तो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हमको भी नहीं रोजगार मिला, तब ना अपना जुगाड़ इधर उधर हाथ पैर मार के कि कैसे भी लोगों को रोजगार दिया जाए और अपना रोजगार चलाया क्या जाए। लगता है, अगर आप निर्दलीय हैं, परसा विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आते हैं, तो आप सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था कर दीजिएगा? है मास्टर प्लान है कोई? एकदम बहुत मेरे पास अच्छी अच्छी प्लानिंग है कि जो उन लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोग अपना एक सेटअप तैयार कराएंगे, लघु उद्योग से लेके और कृषि क्षेत्र में भी फिश मछली वाला भी पालन करने के लिए भी और सारी चीज़ हैं, छोटा छोटा उद्योग। यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर आप लघु उद्योगों की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों की बात कर रहे हैं। कृषि की एक बड़ी बात कर रहे थे, अगर आपके क्षेत्र को देखिए, अगर हम आपके परसा विधानसभा क्षेत्र को देखिए तो सबसे ज़्यादा वहाँ यादव का वोट है। अगर बात करें वहाँ उनके बीच आप किस तरह का रोजगार को देख, जैसे दूध पालन का रोजगार हो सकता है। अगर आप कुर्मी समाज को देखिए तो वहाँ 45 से 50 हज़ार के बीच उनका वोट फैक्टर आता है, वहाँ उनके लिए आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर योजनाएं। तो क्या लगता है कि आप इन सारी तरह की जो बातें हैं ये बता करके, या फिर जैसे आप महिला उत्थान के लिए जो अपने फाउंडेशन से काम करते हैं, सैनिटरी पैड के लिए वर्क करते हैं, क्या लगता है कि आप जनता को रिझा पाएंगे? एकदम 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 रुझा पाएंगे और जनता हमसे खुश भी है, इसलिए कि आज तक जो नहीं किया है उस काम को हम लोग कर रहे हैं। आज महिलाएं कितना ग्रसित हैं गांव समाज में। आप लोग भी अगर रूरल एरिया से आते होंगे, गांव समाज से आते होंगे तो जानते होंगे कि महिलाएं लाज शर्म की वजह से मासिक चक्र के दौरान कपड़ा यूज करती हैं। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम एक युवा और एक जेंट्स होकर के लोगों को जागरूक घर घर तक जाके महिलाओं द्वारा भी करवा रहे हैं और कार्यक्रम के भी माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग नैपकिन सैनिटरी पैड का यूज कीजिए और बहुत सारे बीमारियों से बचिए। तो ये बहुत बड़ा पहल है जो कोई किया नहीं है ना करता है। तो इसमें चाहते हैं कि अगर आपको राजनीतिक एक सत्ता मिल जाती है, राजनीतिक एक पद मिल जाता है, तो इसमें आपको एक हेल्प होगा और आप सरकारी स्तर से सारी चीज़ें कर पाएंगे। एकदम एकदम अगर हमारे जनता हमको मौका देती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपको बताए हैं कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सबसे पहले तो हम वो ठीक करेंगे। रोड टूटा हुआ प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं बहुत सारी शौचालय की योजनाएं चलाए हुए हैं, 10,000 या 12,000 रुपया भी मिल रहा है सर। देखिए 12,000 रुपये मिल रहा है, कागज़ पर बन नहीं रहा है। आप जांच करवाइए, कागज़ पे मिल रहा है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा, क्योंकि आप यानी कि प्रधानमंत्री का विरोध यहाँ कर रहे हैं एकदम इस मसले पे। इस मसले पे हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं लेकिन होता नहीं है। आप सर्वे करवाइएगा, हम लोग के यहाँ बाढ़ और सब कुछ आया था तो हम लोग क्षेत्र में घूमे हैं, लोगों का दर्द देखे हैं। लोग चिवड़ा मीठा लेके जाते थे तो वहाँ के लोगों का कहना था कि हमको चिवड़ा मीठा मन दीजिए, कम से कम ये शौचालय की व्यवस्था करा दीजिए। तो उन लोगों का दर्द हम लोग देखे हैं ज़मीनी स्तर पे, बहुत ही दर्दनाक है। प्रधानमंत्री जी की बात होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, 15 साल से हैं, सुशासन की सरकार की बात कही जाती है, उससे विकास पुरुष उन्हें कहा जाता है। तो क्या लगता है उनके लिए क्या है? देखिए विकास पुरुष हैं तो वो तो अपने जगह पर हैं जी। आज चंद्रिका राय जी आरजेडी से थे, आज जदयू में चल गए, तब वो तो कहेंगे कि हम पार्टी में नहीं थे इसलिए हम विरोध में थे तो हम नहीं वहाँ काम कर पाए। मतलब सीधा दोषारोपण होता रहेगा। हाँ, दोषारोपण होता रहेगा, क्योंकि कहेंगे कि हम सरकार में थे ही नहीं तो हम कहाँ से करें। अब उस सरकार में है तो कहेंगे कि हमको मदद कीजिए, हम जो भी सरकारी सुविधाएं होंगी हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे, यही कहेंगे। इसमें हम नीतीश जी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो निचले स्तर का लोग है उनका काम नहीं कर पाता है। तो हम परसा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे आप सीधे तौर पर चलते हैं राजनीतिक मसले पे, आपसे सीधे सवाल करते हैं। आप इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अपना सबसे जो निकटतम प्रतिद्वंदी होगा, आप उसे किन से आप डर रहे हैं? आपको डर किन से लग रहा है? देखिए हम किन्हीं से डर नहीं रहे हैं और हमारे पूर्वज और हमारे गुरु स्वर्गीय रामनाथ विद्यार्थी 1985 से जब लालू जी का राज था, जब जंगल राज था, तो चंद्रिका राय के खिलाफ चुनाव लड़ते आए और वो 2 बार जीत कर भी उनको हराया गया है। पूरा क्षेत्र जानता है कि विद्यार्थी जी एक कदावर नेता थे और बहुत अच्छा वक्ता थे। उनको हर एक आदमी का समर्थन मिला और वो ना डरे कभी किसी से और अंतिम समय तक चुनाव लड़ते रह गए। हम उन्हीं के चेला हैं, हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं और हम ना किसी से डर रहे हैं ना डरेंगे,
चुनाव हम लोग जीत के आएंगे इस बार। तो इस वक्त हमारे साथ अभी परसा विधानसभा क्षेत्र से विपिन कुमार सिंह जी हैं, जो एक अच्छे समाज सेवी हैं और उनके पास जो है अगर हर वर्ग के लिए एक मास्टर प्लान है, चाहे आप शिक्षित हों या फिर अशिक्षित हों, और ये सारी बातों को ये जो है अभी वर्तमान में धरातल पे उतार भी रहे हैं। अपने एक एनजीओ है उनके भी माध्यम से ये लगातार वर्क कर रहे हैं और परसा विधानसभा क्षेत्र में जो है वो लगातार अपनी काम से अपनी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। अगर बात करें इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो इनके ही जो अगर बात करें इनके परिजन स्वर्गीय रामनाथ विद्यार्थी जी हैं, जो चंद्रिका राय के खिलाफ कई बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं और इनका ये दावा है कि 2 बार उन्हें जीत कर भी जो है छल कपट से उन्हें जो है साम दाम दंड भेद जो राजनीति का एक अस्त्र शस्त्र होता है उसके अनुरूप उसका उपयोग करके उन्हें हराया गया था। लेकिन अब जो है ये फिर एक अच्छे समाज सेवी के रूप में जो है वो लगातार क्षेत्र में अपनी वर्चस्व बनाए हुए हैं और ऐसे में ये सीधे तौर पे मानते हैं कि बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये बस कहती है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बात इन्होंने कर दी कि ये शौचालय वाली बातों में ये सिर्फ कहते हैं, नीतीश कुमार भी सिर्फ कहते हैं, लेकिन धरातल पर ज़मीनी स्तर पर जो है कोई पहुंच नहीं पाता। लेकिन इनका जो काम है वो ज़मीनी स्तर से ही शुरू हुआ है। अब जो है ये राजनीतिक स्तर पर यानी कि अपने विधानसभा क्षेत्र से उठ करके अपनी बातों को सरकार के पास यानी कि पटना बिहार सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं। तो एक जो ऐसे अगर समाज सेवा की बात करें, ऐसे समाजसेवी लोगों की राजनीति में जो है एंट्री ये तो होनी ही चाहिए। ये कहीं ना कहीं राजनीति के स्वरूप के लिए भी और समाजवाद के स्वरूप के लिए भी एक बेहतर कदम हो सकता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।